हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनोज सर क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का छठा लेसन, जिसका नाम है त्रिभुज। आज हम त्रिभुज की सारी बात करेंगे शुरुआत से एकदम। सिर्फ त्रिभुज की बेसिक जानकारी सीखेंगे। त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, समान रूप, समद्विबाहु, जो भी होता है आज त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ त्रिभुज कहलाता है। इसी से काम हो जाएगा? नहीं। एक ऐसा एंगल जिसमें तीन साइडें होती हैं, ठीक है, तीन एंगल होते हैं, है ना, यही क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है ना। लेकिन ये कई प्रकार का होता है ना। ऐसा तो है नहीं इसी शेप में मिलता होगा। ये किसी आपको दूसरे शेप में भी मिल सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कई किस्म का हो सकता है ना। बेसिक ऐसे ही होता है कि तीन भुजाएं जिसमें होती हैं वही ट्रायंगल कहलाता है। और एक ये बंद परिपथ होता है, खुला परिपथ नहीं होता है। देखिए तीनों तरफ से बंद है ये, ठीक है। अब देखिए इसकी क्वालिटी क्या होती है। इसमें मेरा कपड़ा कहाँ गया? देखिए एक होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की क्या बात होती है? एक होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की क्वालिटी ये होती है कि इसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं, कुछ भी मान लीजिए, ये सब बराबर होती हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वह क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कि तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों, तो क्या कहलाता है? समबाहु होता है। एक होता है समद्विबाहु, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं। द्वि मतलब दो, जिसमें कोई दो भुजा बराबर हो, कुछ भी लिख लीजिए, और तीसरी एक अलग हो, तो क्या कहलाता है? समद्विबाहु। यानी कि जिसमें सिर्फ दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, ठीक है। और अब एक आता है हमारा तीसरा, कौन सा होता है? विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज होता है। नाम ही से पता चल रहा है विषम बाहु, जिसका सब कुछ अलग हो। एक ऐसा त्रिभुज इसकी तीनों साइडें क्या हो? अलग अलग हो। इसकी तीनों साइडें अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये तीन होते हैं। इसी में कुछ और भी होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज भी एक होता है ना। तो ये क्या हमने जाना कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज में कितने प्रकार होते हैं। इसी में 6 में, ठीक है, एक 6.1 थ्योरम है हमारी, थेल साहब ने दी थी। थेल साहब के वो थ्योरम देख लेते हैं। थेल साहब ने भी कुछ त्रिभुज पे ही बताया था, तो ये हम जान गए। चलिए दूसरी चीज़ देख लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 6 में थेल साहब एक थे। थेल साहब ने हमें बताया कि अगर कोई त्रिभुज हो, ठीक है, एक को त्रिभुज ले लो, और 6.1 प्रमेय है ये, 6.1 प्रमेय है। उन्होंने कहा ABC एक कोई ट्रायंगल हो, कोई भी नाम लिख सकते हैं, अगर उसको कोई एक दूसरी रेखा
ठीक है, जो ए बी और ए सी को कहीं पे काटती है, किन्हीं बिंदु पे, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, यानी कि एक ऐसी ही रेखा जो ए बी और ए सी को काटती हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, इन भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है, मतलब समान अनुपात में बांटेगी, यानी कि जितना अनुपात ये होगा उसी में ये होंगे, यानी कि अनुपातिक क्या हो जाएंगे, इनके बराबर हो जाएंगे। फिर से समझ लीजिए 6.1 प्रमेय हमारी कहती है, एनसीईआरटी की बुक में थेल साहब ने कहा था कि अगर किसी ट्रायंगल में एक कोई तीसरी लाइन, ठीक है, अगर भुजा ए बी और ए सी को काटती है, ठीक है, तो वो जो उनके भाग होंगे ये समानुपातिक होंगे, है ना, और समानुपातिक भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे लिखते हैं, जैसे ए डी अपॉन डी बी, एक ये हिस्सा है कि ये हिस्सा, बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये बताया गया। किसने बताया, थेल साहब ने बताया, ठीक है, कि एक कोई ट्रायंगल ले लीजिए, उसको अगर कोई दूसरी लाइन काटती है किसी भी बिंदु पे, तो वो उसको समानुपातिक भाग में करेगी और वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस वाली प्रमेय पे 6.1 में आपको बहुत सारे 6.2 में क्या हमको कुछ सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो लगा लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थेल साहब की एक दूसरी भी प्रमेय थी, ठीक है, थेल साहब ने एक दूसरी भी प्रमेय दे दी। अब दूसरी प्रमेय में इसी को उल्टा उन्होंने बताया, इसी में समझ लेते हैं। उसको 6.2 बताया गया, ठीक है, उसमें थेल साहब ने अपनी बात को घुमा के पूछ लिया कि कहा कि अगर कोई भुजा, यानी कि अगर BC ले लेते हैं, इसके समांतर कोई रेखा खींची गई है ना, तो वो तो इसको क्या समानुपातिक भाग में काटती है, लेकिन अगर ये समानुपातिक भाग में इसको काटती है तो वो रेखा क्या होगी, इस रेखा के समांतर होगी, अर्थात पैरेलल होगी। ये किसमें, ये प्रमेय 6.2 में उन्होंने कहा, यानी कि अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो क्या कह लेंगे कि DE किसके पैरेलल हो जाएगी, मतलब समांतर BC के। ये चीज़ 6.2 में उन्होंने बताई है, ठीक है। इसमें बताया समानुपातिक भाग में अगर बांटती है तो इक्वल होंगे, और इसमें कह रहे अगर ये इक्वल हैं, उल्टे देखिए उसी बात को कह रहे हैं, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी, बस सॉरी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अब आगे देख लेते हैं, आगे थेल साहब की कोई प्रमेय और अब हम त्रिभुज की समरूपता की बात करते हैं, ठीक है, थेल साहब ने उसमें भी कुछ बताया था, तो ये हम लोग जान गए 6.1 6.2। अब देखते हैं समरूपता की बात कर लेते हैं। समरूप जैसे नाम से पता चल रहा है कि जिनके रूप एक हों, जो दिखने में एक जैसे हों, है ना, दिखने में एक जैसे हों केवल, मतलब जो दिखने में एक जैसे हो। समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज जो दिखने में एक जैसे हो। समरूप का मतलब ये देखिए, अब देख लीजिए, मान लीजिए समरूप लग रहे हैं, अब अगर आप देखिए ये क्या समरूप हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या ये सर्कल, ये रेक्टेंगल के हो सकता है समरूप, नहीं हो, तो देखते ही पता चल रहा है नहीं हो सकता है, तो ये समरूप नहीं होंगे, ठीक है। और ये देखिए समरूप होंगे, है ना, ये समरूप हैं। तो AB अगर लेते हैं तो DE ले लेंगे, AC लेते हैं तो DF ले लेते हैं, और BC ले लेंगे तो EF ले लेंगे, ठीक है। समरूप होने की कुछ कंडीशन होती हैं। अगर कोई समरूप होता है त्रिभुज, ठीक है, अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो क्या होते हैं, उनके संगत कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं।
दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होते हैं, उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और जो उनकी भुजाएं होती हैं वो समानुपातिक होती हैं। क्या होती हैं, समानुपातिक, मतलब समान। उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। अगर समरूप दिखेंगे वो तो क्या हो गया, उनके जो ये होते हैं एंगल, ठीक है, वो भी बराबर होते हैं, मतलब संगत कोण बराबर होंगे। और भुजाएं हमेशा अनुपातिक, समानुपातिक मतलब ए बी ले लेंगे तो डी ई ले लेंगे, ए सी ले लेंगे तो डी एफ ले लेंगे, बी सी ले लेंगे तो ई एफ ले लेंगे। ये होता है समानुपातिक, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या होते हैं, समरूप। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का साइन होता है। त्रिभुज डी ई एफ, ये समरूप होते हैं, ठीक, जो दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। इनको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से। तो ये क्या हो जाएगा, ये समरूप होने की कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो अब समरूप हो गया, अगर कोई त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जान लेते हैं क्या होता है। चलिए आइए इधर कहीं देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। तो एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो देखिए इसमें हमेशा आप इसको अगर मिटाल के हम दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, समझिएगा कि आधार तो ये होता है लेकिन ऊंचाई ये ली जाती है जो 90 डिग्री के उस पर होती है, यानी कि जो लंबवत होती है। ये याद रखिएगा जब कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। एक्सरसाइज 6.3 और 4 में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज की समरूपता हो गए, त्रिभुज के प्रकार हो गए, त्रिभुज की क्षेत्रफल हो गया, है ना। अब हम जान लेते हैं त्रिभुज के सर्वांगसम होने पे क्या चीज़, सर्वांगसम होने की कंडीशंस, ठीक है। सर्वांगसम और समरूप में बहुत फर्क होता है। सर्वांगसम समरूप एक जैसे दिखने में और एक जैसे लगने या होने में दो अलग बातें होती हैं, ठीक। तो ये तो समरूप पढ़ रहे थे, अब सर्वांगसम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सर्वांगसम में क्या होता है कि ये एंगल, ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर भुजाएं हैं तो ये भी बराबर होंगे, ठीक है, कुछ भी दिए होंगे समानुपात में।
ये ए डी तो डी ई, ए सी तो डी एफ और आर सी तो बी सी तो ई एफ। ठीक है, इसमें भी कई कंडीशंस होती हैं। अगर ये 2 है तो ये 2 होनी चाहिए, ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 60 तो ये भी 60, अगर ये 30 तो ये भी 30। कहने का मतलब सेम होने चाहिए। ठीक है, बराबर बराबर। अब जैसे कि हम सर्वांग तो यानी कि इसकी कई कंडीशन होती है, तो लिखें त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांग का साइन होता है, त्रिभुज डी ई एफ। इसकी कुछ प्रमेय होती हैं, जैसे अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है ना, तब वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग होगा। किससे, साइड बाय साइड से, भुजा बराबर होगी। अगर किसी के तीनों एंगल बराबर है, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है तो क्या, तब भी वो सर्वांग हो जाता है हमारा। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन होती है, अगर 2 भुजाएं बराबर हैं, यानी कि अगर ये 2 तो ये भी 2, ये 3 ये भी 3, और कोई एक एंगल बराबर हो हमारा, तब भी क्या होता है, सर्वांग हो जाता है वो भी त्रिभुज। ठीक है, यानी कि साइड एंगल और साइड एंगल साइड, या एंगल साइड बोल सकते हैं। ये सारी कंडीशंस क्या होती, सर्वांग होने की। ठीक है, ये 6.4 में हमको हेल्प करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और जान लेते हैं, अगर कोई त्रिभुज सर्वांग है तो एक नई चीज़ और होती है इसी में, कि 2 त्रिभुज के सर्वांग होने पे जो उनके क्षेत्रफल होंगे वो उनके अनुपात में होंगे, और उनके करस्पॉन्डिंग यानी कि जो साइड होंगे बराबर वाली, उनके वर्ग के बराबर होगा। कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा, इसका एरिया किसके, कोई करस्पॉन्डिंग ले सकते हैं, मतलब ए बी बटे डी ई। ठीक है, यहाँ पे आप ए बी बटे डी ई की जगह पे अगर हम इधर की ए बी ले लेंगे तो डी ई ले लेंगे, अगर इधर ए सी ले लेंगे तो डी एफ ले लेंगे, अगर बी सी ले लेंगे तो ई एफ ले लेंगे। ये भी हेल्प करता है, काफ़ी सवाल इससे लगेंगे कि इनके एरिया का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात के क्या, वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, एरिया का। ठीक है, तो इस त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। ठीक है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानना है ही नहीं। बाकी अभी हम कुछ सम्स लगाएंगे तो उसमें देख लेंगे। इसकी एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है, इसकी एनसीईआरटी की बुक में 6.1, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने त्रिभुज पढ़ लिया, त्रिभुज में क्या पढ़ लिए, त्रिभुज के प्रकार पढ़ लिए, त्रिभुज क्या होता है पढ़ लिए, समरूप और सर्वांग के बारे में जान लिया। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि भुजाओं के बारे में। इनकी 6.1 में कुछ लगाने के लिए है नहीं। ठीक है, 6.1 आप खुद देख लीजिएगा, उसमें एक ही क्वेश्चन है वो फिल करने के लिए है। ठीक है, ज़्यादा उसमें दिया हुआ नहीं है। हम आ जाते हैं सीधे 6.2 पे। ठीक है, 6.2 में कुछ सम्स दिए हुए हैं, हम 6.2 लगा लेते हैं। ठीक है, अब 6.2 में हम थेल्स के प्रमेय का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं 6.2।
ठीक है, इसी में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमको कुछ फिगर दिए गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक ये, इन्हीं को हम लगाते हैं। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसको एक भुजा को काटती है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ए दिया 1.5, इसमें ए डी दिया है 1.5, डी बी दिया है 3 सेंटीमीटर, ए दिया 1। तो इसमें हमको ई सी कहा गया है फाइंड करने के लिए। 3 पार्ट्स को दे दिए, चौथे को निकालना है। तो इसमें हम थेल्स की प्रमेय का यूज कर लेंगे। तो देखिए क्या था, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। और क्वेश्चन बोला था कि डी किसके समांतर है, बी सी के, ये बोल दिया था, इसीलिए थेल्स की प्रमेय लगा रहे। आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए बस। 1.5, डी बी 3 है, ए 1 है, ई सी हमको निकालना है। तो ई सी बराबर 3 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 1.5 पॉइंट काटिए, 0 बढ़ा लीजिए, ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे 15, 15 1 कम 15, 15 दूनी 30। तो ई सी आ गया 2 सेंटीमीटर। ये पहले वाले का आंसर हो गया। देखिए थेल्स की प्रमेय यहाँ पे यूज़ हो गई, जो हम लोगों ने लास्ट वीक प्रूफ करी 6.1 में। ठीक है, इसी का दूसरा सवाल देख लेते हैं। अगर ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें ये त्रिभुज दिया था, ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें डी बी, ए ई और ई सी दे दिया है। थेल्स की प्रमेय इसमें भी लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए डी बी डी है 7.2 सेंटीमीटर, ए ई है 1.8 और ये है 5.4। तो पॉइंट यहाँ काट देंगे। तो ए डी बराबर 18 × 7.2 बटे में 54। इसको काट देते, 6 × 18, 6 × 9 54। ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 से इसको काट दें, 3 दूनी 6 और पॉइंट लगा के 3 चक्कू 12। तो ए डी आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6.2 के पहले के हमने सम्स लगा लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर दीजिए।